आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारा पार्ट है टीसीपी आईपी मॉडल का, ठीक है ना। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर प्रोटोकॉल्स लॉन्च हुए और हर लेयर्स पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। वो प्रोटोकॉल्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। जो आपकी इंटरनेट लेयर थी, इंटरनेट लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल काम करते हैं। इंटरनेट लेयर बोल दो आप उसे, या नेटवर्क लेयर बोल दो। नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस काम करते हैं। तो ये जो आईपी प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क लेयर पे चलता है, ठीक है। आईपी एड्रेस बेसिकली बनाया क्यों गया, या इससे पहले कौन कौन से एड्रेस मार्केट के अंदर अवेलेबल थे आईपी एड्रेस से पहले, और इसे बनाने का पर्पस क्या था। आईपी एड्रेस से पहले कुछ और एड्रेस भी चला करते थे, जैसे कि आईपीएक्स, एप्पल टॉक, एनसेप एड्रेस। ये तीन एड्रेस पहले लैन नेटवर्क या नेटवर्क के ऊपर कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाते थे। आईपीएक्स, एप्पल टॉक और एनसेप एड्रेस, ये इसमें मेंशन नहीं है, ये आप लिख लो, है ना। आईपी से पहले तीन एड्रेस चला कर, ये नीचे लिखा हुआ है, ये रहा है, यहाँ पर है, ये रहा। Before IP address, IPX, AppleTalk address and NSAP address were used for communication. ठीक है जी। इन एड्रेस के अंदर स्पेशली जो हमारा IPX था और AppleTalk, पहले इनकी बात करते हैं। ये जो IPX और AppleTalk हमारा कम्युनिकेशन के लिए जो एड्रेस यूज हुआ करते थे, इन दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि ये IPX टू IPX सपोर्ट करता था, AppleTalk टू AppleTalk सपोर्ट करता था। अगर हमारे सेम नेटवर्क के अंदर दोनों एड्रेस चल रहे हैं, जैसे दो मशीन पे हमने IPX एड्रेस डाले और दो मशीन पे हमने AppleTalk एड्रेस डाले, तो ये दोनों एड्रेस आपके आपस में एबल नहीं थे कम्युनिकेशन के लिए। तो यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजीनियर के सामने क्या आई कि ये IPX और AppleTalk के यूजर आपस में कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच पॉसिबल नहीं था। तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होने लग गया डिफरेंट एड्रेस होने की वजह से, IPX और AppleTalk। एनसेप एड्रेस बनाया गया था एक स्पेशल राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए। इसे लैन नेटवर्क में भी यूज किया गया, बट ज्यादा यूज में नहीं रहा क्योंकि ये एड्रेस बहुत ज्यादा टिपिकल है। इसे याद रखना भी बहुत टिपिकल है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, जैसा हमारा IPv6 होता है ऐसे ही फॉर्मेट में होता है, लेकिन उससे भी बड़ा एड्रेस होता है ये। अगर लेंथ इसकी जो होती है, अगर इसे हम असाइन करना शुरू कर दें तो बहुत लेंथी एड्रेस होता है, तो इसे याद रखना मुश्किल था। एनसेप एड्रेस आज भी यूज में है। जो हमारे एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, ISP होते हैं, मेन ISP जो है हमारे, वो एक इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ISIS, इंटीग्रेटेड सिस्टम टू इंटीग्रेटेड सिस्टम। सिर्फ ISP यूज करता है उस राउटिंग प्रोटोकॉल का। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ISIS, ये राउटिंग प्रोटोकॉल आपका एनसेप एड्रेस पे चलता है। ये आईपी एड्रेस को सपोर्ट नहीं करता। तो आज भी ये एनसेप एड्रेस हमारे चल रहे हैं, लेकिन ISP लेवल पे चल रहे हैं बस। लेकिन IPX और AppleTalk दोनों बंद हो गए हमारे, ये यूज में नहीं, आउटडेटेड हो चुके हैं। कोई भी डिवाइसेस अब जो हमारी बनाई जाती है वो IPX और AppleTalk सपोर्टेड नहीं बनाई जाती, वो सीधा IP सपोर्ट डिवाइस बनाई जाती है। यानी आप उस पर सिर्फ IP एड्रेस ही मेंशन कर सकते हो, IP एड्रेस पे ही काम कर सकती है वो, चाहे वो वर्जन 4 हो चाहे वो वर्जन 6 हो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को एक्चुअली बनाया क्यों गया था, देखो अब ये बात वही आ जाती है जो मैं बता रहा था आपको। आईपी एड्रेस को बनाने का रीजन था, आईपी प्रोटोकॉल को बनाने का सबसे बड़ा रीजन था कि जो कम्युनिकेशन वे है वो कॉमन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये कॉमन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हो, जैसे मेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि जो डेस्टिनेशन है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन जानी है वहां पर कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, वहां हार्डवेयर क्या है। मैंने लैपी से सेंड किया, लैपटॉप से सेंड किया, वहां पर लैपटॉप पे रिसीव होगा, टैबलेट पे रिसीव होगा, मोबाइल पे रिसीव होगा, जो भी है। मुझे डेस्टिनेशन डिवाइस का नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरा डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में वहां रिसीव हो रहा है। तो आईपी प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन करा रहा है हर तरह की डिवाइस के बीच, क्योंकि हर डिवाइस के लिए कॉमन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बना दिया गया आईपी, कि सारी डिवाइसेस आईपी प्रोटोकॉल पे काम करेंगी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है जी। आईपी को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था, और इसका फायदा आप आज के टाइम में देख सकते हो
जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आपको नहीं पता होता डेस्टिनेशन किस डिवाइस पे चल रहा, किस डिवाइस पे अवेलेबल है डेस्टिनेशन, बट आपका डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में जैसा आपने भेजा है एज इट इज वहां पर ओपन हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। आईपी प्रोटोकॉल, आईपी को जो बनाया गया था बेसिकली, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ आईपी, तो याद रखना इट इज अ यूनिक एड्रेस, इट इज अ यूनिक एड्रेस और यूनिक आइडेंटिफाई नंबर विच असाइन बाय मैनुअली एंड डायनेमिकली। यानी ये एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो असाइन किया जाता है होस्ट मशीन को मैनुअली, यानी आप स्टैटिक आईपी अगर सेट करते हो होस्ट मशीन पे, जैसे कंप्यूटर को आप स्टैटिक आईपी देते हो, या फिर डायनेमिकली आप डीएचसीपी की हेल्प से उन्हें आईपी दे सकते हो। तो दो तरीके से आप असाइन करा सकते हो होस्ट मशीन को। ये एक यूनिक एड्रेस होता है। इसका काम क्या होता है, इसे असाइन क्यों करते हो आप मशीन को? टू आइडेंटिफाई द होस्ट मशीन इनटू द नेटवर्क, यानी होस्ट मशीन को नेटवर्क में एक पहचान दिलाने के लिए आप उसको एक आईपी देते हो। आप पूरे नेटवर्क के अंदर आप किसी मशीन को अगर इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो क्या आपके पास क्या आइडेंटिटी है उस मशीन की? उसका आईपी एड्रेस, ठीक है ना? ये आइडेंटिटी होती है। जब हम इसे असाइन कर देते हैं तो उस मशीन की आईडी बन जाती है ये, फिर हम उसे मशीन को जो पहचानते हैं पूरे नेटवर्क में उसके आईपी से पहचानते हैं, ठीक है? इसके दो वर्जन पब्लिकली लॉन्च हुए, यानी पब्लिकली मतलब पब्लिक में यूज होने के लिए लॉन्च हुए, जैसे आईपी का वर्जन 4, वर्जन 6। अब कंसेप्ट ये है, क्या और वर्जन नहीं आए इसके? इसके और वर्जन भी आए। आईपी वॉज मेड बाय आईना। आईपी को ये तो डॉट ने किया था, आईपी एड्रेस मैनेज बाय आईना। देखो ये जो आईपी प्रोटोकॉल है, पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन चल रहा है, पूरी दुनिया को जो सपोर्ट कर रहा है, या पूरी दुनिया के जो आईपी है पब्लिक आईपी एड्रेस को मैनेज कर रहा है, या पूरी दुनिया के जो बैंडविड्थ को मैनेज कर रहा है, या बैंडविड्थ जहां जनरेट होती है कौन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो आईना है यूएस के अंदर, ठीक है ना? आईना इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये क्या है आईना? आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया के नेटवर्क को, पब्लिक नेटवर्क को मैनेज करती है और पूरी दुनिया के नेटवर्क में बैंडविड्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आईना ने इसके और भी वर्जन बनाए थे, जैसे इट लॉन्च्ड आईपी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 5। ये 4 वर्जन और थे, लेकिन ये चारों वर्जन रिजर्व थे। आईना ने अपनी, ये सर्विस अलाउंस वर्जन है, सर्विस अलाउंस मतलब पर्टिकुलर सर्विस के लिए बनाए, पब्लिकली लॉन्च नहीं किया इन्हें, क्योंकि आईना ने अपनी पर्टिकुलर सर्विसेज के जो उनके नेटवर्क पे रन कर रही हैं उन सर्विसेज के लिए इसने तीनों चारों वर्जन लॉन्च किए। पब्लिकली उसने सिर्फ 2 ही वर्जन लॉन्च किए, IPv4, IPv6। तो हम बेसिकली 2 ही वर्जन जानते हैं आईपी के, V4 और V6, क्योंकि 1, 2, 3 और 5 ये जो 4 वर्जन है, ये चारों वर्जन आईना ने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं। ये सर्विस अलाउंस वर्जन है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आईपी में और वर्जन नहीं आए, डायरेक्ट IPv4 आया? नहीं, और भी वर्जन हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, लेकिन ये चारों वर्जन सर्विस अलाउंस वर्जन है, जो कि आईना अपने नेटवर्क के लिए जो सर्विसेज चला रहा है उनके लिए रिजर्व नहीं। तो यहाँ पर इतना आपका हो गया, ठीक है ना? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। पहले आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक, फिर V6 करेंगे बाद में। पहले V4 पे हम सारा काम करेंगे, सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, फिर V6 पे करेंगे, ठीक है? तो IPv4 कब लॉन्च हुआ? 1984 में, जब TCP/IP मॉडल आया। इट वर्क ऑन 32 बिट है, ये 32 बिट पे काम करता है। दो पार्ट से मिलकर बना होता है ये, एक पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट, एक होता है होस्ट पार्ट। अब ये 32 बिट को कैसे यूज करता है आईपी एड्रेस के अंदर?
32 बिट को इसने 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड किया, और वो 4 ऑक्टेट क्या होते हैं, वो 4 ऑक्टेट हर ऑक्टेट 8 बिट पे काम करता है, यानी 32 बिट को उसने 4 ऑक्टेट पे डिवाइड किया और हर ऑक्टेट आपका 8 बिट पे काम करता है। तो जब हम किसी को भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं मशीन को, चाहे मैनुअली करें चाहे डायनेमिकली करें, तो आईपी एड्रेस जब देंगे तो 4 ऑक्टेट की वैल्यू डालकर देंगे, यानी 4 ऑक्टेट बनाकर देंगे आईपी एड्रेस के। ठीक है। टू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी दे डिवाइडेड आईपी एड्रेस इनटू क्लासेस। अब आईना ने क्या किया, आईपी एड्रेस को इजीली समझाने के लिए या क्लाइंट को यूजेबल बनाने के लिए कि क्लाइंट इजीली यूज कर सके आईपी एड्रेस को, तो आईपी एड्रेस को आईना ने क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया V4 को। ठीक है, चलो जी। तो टू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी दे डिवाइडेड आईपी एड्रेस इनटू क्लासेस। तो कौन कौन सी क्लास बनाई उन्होंने, जैसे 3 क्लासेस बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्लास ए का जो नेटवर्क रहता है वो क्लास ए के अंदर क्या रहेगा, 1 ऑक्टेट नेटवर्क का रहेगा रिजर्व और 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए होंगे। क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क रहेंगे, 2 होस्ट रहेंगे। क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट नेटवर्क के रहेंगे, 1 ऑक्टेट होस्ट का रहेगा। अब यहाँ पर देखो जैसे कंसेप्ट क्या है, जो क्लास ए का नेटवर्क है बेसिकली इसे लार्ज नेटवर्क के लिए बनाया गया था। लार्ज नेटवर्क का मतलब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क तो कम है लेकिन नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा हैं। 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के हो गए और 1 ऑक्टेट आपका नेटवर्क हो गया। इसी तरह क्लास बी का जो एड्रेस बनाया गया उसके अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क रखे गए, 2 ऑक्टेट होस्ट रखे गए। तो ये जो 2 ऑक्टेट नेटवर्क हैं, ठीक है ना, ये और 2 होस्ट हैं, तो इसमें नेटवर्क भी इक्वली होंगे और होस्ट भी इक्वल होंगे। तो होस्ट और नेटवर्क दोनों इक्वल हैं, बट क्लास सी का जो एड्रेस है इसके अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क तो ज्यादा होंगे क्योंकि इसके अंदर 3 ऑक्टेट हैं नेटवर्क के लिए, तो नंबर ऑफ नेटवर्क तो ज्यादा होंगे लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कम होंगे। तो ये 3 क्लासेस बनाई गई पब्लिकली जो हम यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी के अंदर 2 तरह के एड्रेस बनाए गए, एक तो पब्लिक आईपी एड्रेस बनाया गया, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस बनाए गए। तो पहले हम पब्लिक आईपी एड्रेस पढ़ते हैं। पब्लिक आईपी इट इज असाइन्ड बाय द आईएसपी, यानी जो आईएसपी हमें इंटरनेट के लिए आईपी दे रहे हैं वो आईपी हमारे लिए पब्लिक आईपी है क्योंकि हम उसके लिए पे कर रहे हैं और उसे हमें परचेस करना पड़ रहा है, एंड वी नीड टू परचेस इट फ्रॉम आईएसपी। परचेस इट फ्रॉम आईएसपी। तो पब्लिक आईपी वो आईपी होते हैं जिन पे हमारा इंटरनेट सर्विस चलती है, जिनको हमें परचेज करना पड़ता है आईएसपी से, जो आईएसपी हमें असाइन करते हैं। ठीक है, और हमें इसे परचेज करना पड़ेगा आईएसपी से। प्राइवेट आईपी इट इज रिजर्व फॉर इंटरनल यूज पर्पज। इंटरनल यूज पर्पज मतलब आप जो लैन नेटवर्क में आईपी डालते हो, ठीक है ना, आईना ने क्या किया, प्राइवेट कुछ रेंज रिजर्व करी या कुछ रेंज स्टैंडर्ड बनाया कि आप अगर क्लास ए के आईपी को यूज करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, क्लास बी के आईपी को यूज करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, क्लास सी के आईपी को यूज करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करोगे। इन प्राइवेट आईपी के लिए ये मैं अपने इंटरनल नेटवर्क में जो चाहे वो क्लासेस यूज कर सकता हूँ, जो चाहे वो एड्रेस यूज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आईना ने जो स्टैंडर्ड बताया है मैं उसे स्टैंडर्ड को फॉलो करूँ, वो मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहे ऐसा नेटवर्क यूज कर सकता हूँ इंटरनली अपने लैन नेटवर्क के अंदर, जैसे चाहे ऐसा नेटवर्क के आईपी यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट आईपी ये मैं अपने आप से देता हूँ लैन नेटवर्क के अंदर। बट पब्लिक आईपी क्या है, पब्लिक आईपी वो है जिन पे हमारी इंटरनेट सर्विस चलती है और जिन्हें हमें परचेज करना पड़ता है। ठीक है, पब्लिक आईपी के अंदर क्लासेस बनाई गई और रेंज बनाई गई। पब्लिक आईपी के अंदर 5 क्लासेस बनाई गई, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, ये 5 क्लासेस बनाई गई। जैसे अगर क्लास ए की बात करें, क्लास ए क्लास ए की जो रेंज रहेगी 1 से लेकर 126 रहेगी, और यूज इन लार्ज नेटवर्क, ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास ए के जो एड्रेस होते हैं वो बड़े नेटवर्क के लिए बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क तो कम है
लेकिन नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर, जैसे यहाँ पर देखो क्लास ए के अंदर एक ऑक्टेट नेटवर्क का है, 3 होस्ट के हैं, तो 3 होस्ट का मतलब इन तीनों के अंदर होस्ट आईपी आएंगे जो आप क्लाइंट मशीन को दोगे या क्लाइंट को दोगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक लार्ज नेटवर्क हो गया। तो क्लास ए की जो रेंज बनाई गई वो 1 से लेकर 126 तक बनाई गई, और ये बड़े नेटवर्क में यूज होती है जहां पर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं। जैसे मेरा अपना नेटवर्क है, वहां पर 10,000 यूजर बैठे हैं। अब 10,000 यूजर्स को आप आईपी दोगे तो यानी बहुत बड़ा नेटवर्क है वो, तो उसके लिए आप क्लास ए का यूज करोगे या बी का यूज करोगे। सी वहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि सी के अंदर मैक्सिमम आप 255 आईपी बना सकते हो। ठीक है। क्लास बी की जो रेंज होती है, यूज होती है मीडियम लार्ज नेटवर्क में, और इसकी रेंज होती है 128 से 191। क्लास सी की जो रेंज होती है 192 से 223, स्मॉल नेटवर्क के लिए बनाई गई। आप किसी भी आईपी को जो पहचानोगे उसके आईपी एड्रेस से पहचानो, उसके रेंज से पहचानोगे वो कौन सी क्लास में काम कर रहा है। सपोज मैंने एक आईपी लिखा 19.21.10.10, तो कौन सी क्लास में काम कर रहा है ये, इसके पहले अपडेट की जो भी वैल्यू होगी वो जिसमें भी वो आपका रेंज में आएगी, जिस रेंज में भी वो आएगी वो उसी क्लास का एड्रेस होगा, ध्यान में रखना। यानी किसी भी एड्रेस को पहचानने के लिए आप पहले ऑक्टेट की वैल्यू को मैच करोगे क्लासेस की रेंज से। ये वो क्लासेस की रेंज है जो आपको बताएगी कि कौन सा एड्रेस आपका कौन सी क्लास में रन कर रहा है। ठीक है। क्लास डी 224 से 239 तक इसकी रेंज होती है। ये रिजर्व रहता है मल्टीकास्टिंग के लिए राउटर पे। हमारे राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करते हैं, तो राउटर पे मल्टीकास्ट एड्रेस कब चलते हैं, जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर पे अप्लाई करते हो या इंप्लीमेंट करते हो, तो वो जो राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करते हैं। तो ये जो रेंज है 224 से 239 तक, ये रिजर्व की गई राउटर पे मल्टीकास्टिंग के लिए, याद रखना। यानी आप इसे मल्टीकास्ट रेंज भी बोल सकते हो। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, आप अपनी कंप्यूटर को या टीसीपी आईपी जितनी भी डिवाइसेज है राउटर को छोड़ के, जितनी भी टीसीपी आईपी डिवाइसेज है जो आईपी पे काम कर रही हैं, वो सिर्फ 3 क्लासेस को सपोर्ट करती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। आप इन तीनों क्लास के एड्रेस उन्हें दे सकते हो। अगर आप अपने कंप्यूटर पे क्लास डी के एड्रेस को असाइन करना चाहोगे तो वो मना कर देगा, इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि लैन कार्ड कंपेटेबल ही नहीं है क्लास डी और क्लास ई के नेटवर्क के लिए। क्लियर है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये 3 ही क्लासेस आप यूज कर सकते हो टीसीपी आईपी डिवाइसेस को। जितनी भी दुनिया के अंदर टीसीपी आईपी डिवाइसेस चल रही हैं, बस एक डिवाइसेस को छोड़ के राउटर हमारा क्लास डी को भी सपोर्ट करता है, क्लास ई को भी। क्लास डी के एड्रेस हम देख सकते हैं, क्योंकि राउटिंग हम अप्लाई करते हैं तो राउटिंग में हम देख सकते हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस कहाँ चला रहा है। क्लास ई की रेंज भी रिजर्व है नासा के लिए, यूएस आर्मी के लिए, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो टीम होती है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनके लिए रिजर्व है। ये पब्लिकली नहीं है। तो ये 5 क्लासेस बनाई गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास ई। इसमें से हम 3 क्लासेस का यूज करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होस्ट मशीन पर। और राउटर हमारा 4 क्लासेस तक सपोर्ट कर सकता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ई भी करता है, बट वो नासा के नेटवर्क में करता है। हमारे जो क्राइटेरिया में नेटवर्क आएंगे वो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी तक आ जाएगा। डी वो भी जब आएगा जब हम डायनेमिक राउटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 से लेकर 126 तक हमारी क्लास ए की रेंज है, उसके बाद 128 से 191 क्लास बी है। यहाँ पर 127 की रेंज मिस है। ठीक है ना। ये 127 की रेंज क्यों मिस है, यहाँ पर 127.0.0 से लेकर 127.255.255.255 इज द लूप बैक एड्रेस ऑफ IPv4। ये हमारा लूप बैक, ये रिजर्व है हमारी लूप बैक एड्रेस के लिए, IPv4 के लूप बैक एड्रेस के लिए। इसका काम क्या होता है लूप बैक एड्रेस का? इट इज यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। यानी दो डिवाइसेस के बीच पे, अगर दो डिवाइसेस पे आपने आईपी दिया और उनके बीच कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो कनेक्टिविटी जो चेक कराने का काम करता है आपका लूप बैक एड्रेस करता है। और लूप बैक में कौन सा एड्रेस होता है जो काम करता है? 127.0.0.1, पहला ही आईपी।
प्राइवेट आईपी क्लासेस एंड रेंज। तो प्राइवेट आईपी के अंदर आईना ने क्या क्लासेस बनाई, क्लास ए 3 क्लासेस बनाई। क्लास ए में जो रेंज रखी उन्होंने 10.0.0.0, 10.255.255, क्लास बी 172.16.0.0, 172.31.255.255। क्लास सी के अंदर 192.168.0.0 से 192.168.255.255। ये जो प्राइवेट आईपी की क्लासेस एंड रेंज हैं, ये आईना ने बनाई कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करोगे तो आप नेटवर्क में आईपी नहीं दे सकते। वो आपके हाथ में है। आपके पास 1 से लेकर 2 to 3 ये आपके पास नेटवर्क अवेलेबल हैं। अब इनमें से कोई सा भी नेटवर्क आईपी आप ले सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा आपको अच्छे से जो प्रिपेयर करके रखना है वो पब्लिक आईपी क्लासेस और रेंज को याद रखना है। प्राइवेट आईपी अगर बेसिकली आपसे कोई भी पूछे, जैसे कोई आईपी वाला बंदा है तो नॉर्मली अगर वो आपसे क्लासेस पूछता है या रेंज पूछता है तो हमेशा आपको आंसर पब्लिक आईपी में रखना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि प्राइवेट आईपी कोई आईपी नहीं होते। प्राइवेट आईपी एक्चुअली पब्लिक आईपी पे ही सबनेटिंग करके बनाए जाते हैं, यानी पब्लिक आईपी में से ही निकाले जाते हैं प्राइवेट आईपी को। तो प्राइवेट आईपी कोई आईपी नहीं होते, मेन होते हैं हमारे पब्लिक आईपी। अब प्राइवेट आईपी मेरा अपना नेटवर्क है, अगर जो मेरा अपना नेटवर्क है, कंपनी का अपना नेटवर्क है, मैं उसमें जो चाहे वो आईपी यूज करूं, उसके लिए मुझे आईना को या आईएसपी को बताने की जरूरत थोड़ा ही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो मेन जो आईपी होते हैं वो पब्लिक। हमेशा अगर कोई नॉर्मली आपसे पूछ रहा है क्लासेस बताओ तो हमेशा क्लासेस पब्लिक आईपी की बतानी है। नॉर्मल आपसे कोई पूछ रहा है रेंज बताओ तो हमेशा आपको रेंज पब्लिक आईपी में बतानी है। अगर कोई आपसे कह के पूछ रहा है कि प्राइवेट आईपी में क्लास बी की रेंज बताओ, यानी कहकर पूछेगा तब आपको ये रेंज बतानी है। अदरवाइज कभी भी आपको प्राइवेट आईपी में आंसर नहीं रखना है या नहीं देना है, क्योंकि प्राइवेट आईपी कोई आईपी नहीं होते। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे ही सबनेटिंग करके बनाया जाता है, नहीं पब्लिक आईपी में से ही निकाला जाता है प्राइवेट आईपी को भी। ठीक है, तो ये ध्यान में। एक चीज और पूछना चाह रहा था। जैसे क्लास ए अपना है ना यहाँ पे, क्या कह रहे हो? जैसे अपना क्लास ए है पब्लिक में, हाँ इसमें हमारा रेंज है 1 to 26। ये हाँ नेटवर्क रेंज है ना सर? हाँ, ये नेटवर्क रेंज है। जो पहला जो स्लॉट आपने दिखाया था, इससे पिछली वाली स्लाइड में जाइए सर वापस। हाँ जो क्लास ए में एन जो लिखा है, ये 1 से 126 तक हम कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो एन है ना, एन आपका ये नेटवर्क है। तो इस ऑक्टेट के अंदर 1 से हाँ लेकर 126 तक कुछ भी रख सकते हो, वो क्लास ए तक होगा। अगर मैं इसे हाँ, 128 कर दूंगा तो ये क्लास बी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना। क्लियर क्लियर। और अगर इसे 192 में रख दूंगा तो ये आपका क्लास सी में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद होस्ट तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, होस्ट तो हाँ हमारे हाँ, ऊपर होस्ट डिपेंड तो करता है आपके ना सर? जितने ऑक्टेट आपके होस्ट के लिए अवेलेबल हैं, जैसे क्लास ए में 3 ऑक्टेट है तो तीनों में रेंज रख सकते हो। अभी हाँ, मैं बताऊंगा आपको कैसे आप आईपी दोगे, ठीक है, मशीनों ठीक है, को ठीक आप कैसे आईपी दोगे, कैसे रोटेट होंगे ऑक्टेट। ये होस्ट 3 होस्ट ऑक्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पर कितने आईपी हो रहे हैं। अभी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर ये वाला, अगर क्लास ए का ये वाला एड्रेस यूज करूँ कि इसमें मैंने वो डाल दिया 1 डॉट और आगे मैंने सपोज 255.255.255, ये तीनों ऑक्टेट पूरे हो गए मेरे फुल। तो जानते हो कितने आईपी हैं इसके अंदर? 83 लाख आईपी हैं इसके अंदर, अगर तीनों को मैं फुल कर दूं। ओह, अच्छा। क्लास बी के अंदर ये 2 ऑक्टेट है ना होस्ट के लिए, अगर इन दोनों को मैं फुल कर दूं तो ये दोनों ऑक्टेट में 65,000 आईपी हैं, 65,535। और क्लास सी के अंदर एक ही ऑक्टेट होता है तो इसके अंदर सिर्फ 254 आईपी होते हैं वैलिड होस्ट के लिए। सबसे कम जो होस्ट आईपी होते हैं वो क्लास सी के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। चलो। अब यहाँ पर जब भी आप आईपी एड्रेस दोगे तो आईपी एड्रेस बिना सबनेट मास्क के नहीं चलेगा। यानी लैन कार्ड पे जब आईपी देते हो ना आप, तो आईपी एड्रेस क्या के साथ साथ आपको सबनेट मास्क बताना मस्ट है, जरूरी है। अब ये सबनेट मास्क क्या काम करता है? इट इंश्योर दैट हाउ मच बिट्स वी आर यूजिंग इन नेटवर्क आईडी। यानी आईपी एड्रेस तो 32 बिट का है, अब 32 बिट में से कितने बिट आप यूज कर रहे हो, यानी आपका जो नेटवर्क एड्रेस है वो कितने बिट पे चल रहा है। क्लास ए है तो 8 बिट, क्लास बी है तो 16 बिट डिफॉल्ट रेंज, और क्लास सी है तो 24 बिट।
ये बना लो, फिर समझाता हूं मैं आपको। अब ये तो सबनेट मास्क हो गए आपके। क्लास ए 1 से लेकर 126 8 बिट पे 255, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ये यूज करोगे। क्लास बी में ये सबनेट मास्क यूज करोगे। क्लास सी में ये वाला करोगे, 24 बिट वाला डिफॉल्ट। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस कैसे असाइन करोगे, वो थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। देखो जैसे मैंने एक आईपी एड्रेस लिया, ये मैंने एक एड्रेस लिया 90.0.0.0। सबनेट मास्क क्या लिखूंगा मैं इसके आगे? 255.0.0.0। ये यानी ये वाला जो हमारा आईपी है ये 8 बिट पे काम कर रहा है, इसका मतलब। अच्छा, 8 बिट का मतलब 255 ये कैसे कैलकुलेट करके निकालोगे आप? 2 to the power 8 256 हो जाता है। हाँ, देखो ये ऐसे निकालते हैं। जैसे एक बिट मेरी ये हो गई, एक बिट 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 ये हो गई, 5 6 7 8 8 बिट हो गई पूरी। अब देखो जो पहली बिट की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 128 होती है। पहली बिट की वैल्यू क्या होती है? 128। दूसरी बिट की वैल्यू होती है 64। तीसरी बिट की वैल्यू होती है 32। चौथी बिट की वैल्यू होती है 16। पांचवी बिट की वैल्यू होती है 8 4 2 1। अगर इसे आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 255। यानी ये जो बिट होती हैं, हर बिट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 8 बिट हैं तो पहली बिट जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो 128, दूसरी बिट जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 64, 32, 16, 8 4 2 1। अगर इन सब 8 की 8 बिट हमारी ऑन है तो इसका मतलब क्या है कि 200 इनकी जो वैल्यू है वो सम होकर 255 बन जाएगी। यानी .0.0.0 एक ऑक्टेट हमारा 8 की 8 बिट हो गई तो 255 आ गया वहां पे। बाकी जो 3 ऑक्टेट है वो 000 है। यानी मैंने ये जो सबनेट मास्क है इसे अगर पूरा खोलूंगा तो मेरा वैल्यू ये आ जाएगी। समझ गए ना इस 8 बिट का मतलब? ये 255 कैसे 8 बिट होते हैं। इसका जब हम सबनेटिंग करेंगे ना, एक आईपी एड्रेस के मल्टीपल आईपी एड्रेस बनाएंगे, तो उस केस में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो चीज मैं बता रहा हूं आपको कि 32 बिट में से 8 बिट ऑन है। हमने यह कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करके बाहर निकालता है, क्योंकि हम कंप्यूटर को तो डायरेक्ट बताते ही नहीं 8 बिट पे चल रहा है। कंप्यूटर को तो हम सबनेट मास्क बताते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करता है? इनकी वैल्यू को सम करता है वो। यानी जितनी बिट होगी उनकी वैल्यू को सम करेगा और वो बिट्स को ऑन बिट्स को निकाल लेगा। ओके सर, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अब होस्ट आईपी आप कैसे असाइन करोगे? जैसे आपके पास एक नेटवर्क है 90.0.0, तो ये हमारा नेटवर्क है 90.0.0। क्या इसके अंदर होस्ट आईपी है? नेटवर्क तो है मेरे पास 90 का, पहले ऑक्टेट के अंदर वैल्यू आ गई तो क्लास ए का ये हमने पता लगा लिया। 90 का मतलब पहले ऑक्टेट में 90 है, इसका मतलब क्या है? क्लास ए। अगर इसमें क्लास ए है। हाँ, अगर इसमें वैल्यू होती 189, कौन सी क्लास का है? क्लास बी। और अगर इसमें वैल्यू होती क्लास सी। क्लास सी। यानी पहले ऑक्टेट से आप पता लगाओगे कि कौन सी क्लास में काम कर रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 90.0.0.0। ये एक एड्रेस है। क्या ये वाला एड्रेस हम मशीन को बता सकते हैं?
होस्ट मशीन को दे सकते हैं ये वाला एड्रेस? नहीं नहीं नहीं, जीरो जीरो किसी होस्ट को नहीं दे सकते ना सर। हाँ, क्योंकि इसके अंदर होस्ट आईपी नहीं है। हाँ होस्ट ऑक्टेट के अंदर कोई आईपी आपने दिया ही नहीं, कोई वैल्यू बताई ही नहीं, सिर्फ आपने नेटवर्क के अंदर वैल्यू डिफाइन कर रखी है। ठीक है ना? तो ये वाली, ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये हमारा कहलाएगा किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी। ये पहला आईपी है नेटवर्क का, तो ये हम किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी नेटवर्क आईपी कहलाता है। क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईपी। इसके बाद आप आईपी देना स्टार्ट करोगे क्लाइंट मशीन को, तो जो पहला आईपी आप दोगे वो क्या दोगे? 90.0.0.1। ठीक है। जब आप पहला और आईपी जो दो स्टार्ट करोगे आप देना, आईपी तो आप कोई से भी ऑक्टेट से दे सकते हो तीनों में से, लेकिन हमेशा याद रखना जब हम क्लाइंट को आईपी बताते हैं तो लास्ट ऑक्टेट से देना स्टार्ट करते हैं हम आईपी। ठीक है? क्लास जो नेटवर्क आईपी से जो पहला आईपी होगा जो आप होस्ट मशीन को दोगे, इसे आप बोलोगे फर्स्ट वैलिड आईपी। क्या बोलोगे आप इसे? फर्स्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट वैलिड आईपी। अब आप आईपी असाइन करने शुरू करोगे। अगला आईपी दोगे आप 2, उससे अगला आईपी दोगे आप 3। एक कंडीशन ये आएगी, एक कंडीशन ये आएगी कि आप आईपी देते देते पहुंच जाओगे 255 पे। यहां तक चले जाओगे? 255 का मतलब अभी तक आपने 255 आईपी असाइन कर दिए हैं, लेकिन अभी आप आगे भी दे सकते हो आईपी, क्योंकि आपके पास और 2 ऑक्टेट हैं होस्ट के लिए। तो अगला आईपी क्या बनेगा इससे? 90 नहीं सर, 1.0। ये ऑक्टेट घूम के इधर पहुंच जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, इधर वापस 0 हो जाएगा। इस 1 का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी ये वाला जो लास्ट ऑक्टेट है, ये इसके अंदर 255 आईपी हैं। इस 1 का मतलब ये है। ठीक है। ठीक है? अगला आईपी क्या बनेगा? 1.1। फिर से स्टार्ट कर देंगे हम, फिर से घूमेगा, ये रोटेट होगा 1. फिर एक कंडीशन ये आएगी, फिर से 255 हो गया। अब अगला आईपी क्या बनेगा? 2 सॉरी, हाँ 2 तक। 1 तो पहले ही था उसमें, फिर से घूमा। अब इस 2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस वाले ऑक्टेट के अंदर 510 आईपी है, 510 आईपी। हाँ, समझ गए ना? ठीक है। अब यहाँ पर अगला आईपी क्या बनेगा? 2.1। फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अब एक कंडीशन ये आएगी यहाँ पर कि 90.0. यहाँ भी 255 हो गया, यहाँ भी 255 हो गया। अगर इन दोनों ऑक्टेट की वैल्यू को सम करें तो कितने आईपी हैं इस टाइम इन दोनों के अंदर? 65,535 आईपी हैं ये। इस वाले ऑक्टेट के अंदर ये जो 255 लिखे हुए हैं हमने सेकंड लास्ट ऑक्टेट में, इस 255 का मतलब ये है कि ये लास्ट वाला ऑक्टेट 255 बार घूम चुका है। 255 समझ गए ना? दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 65,000 आईपी आ जाएंगे आपके इसमें। अभी हमारे पास एक ऑक्टेट और है आगे जाने के लिए, आईपी देने के लिए। अभी ये भी वैलिड आईपी है, दे सकते हो आप। अगला आईपी क्या बनेगा अब आपका? 9.1.0.0। अगला आईपी हमारा ये बनेगा, ये भी हम मशीन को बताएंगे। फिर से स्टार्ट करेगा ये आईपी देने। 0.1, 0.2। ठीक है ना? अब एक कंडीशन यहां पर ये आएगी कि 254 ये कंडीशन भी बनेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। ये वाला क्या, ये वाला आईपी हमारे लिए कहलाएगा
लास्ट वैलिड आईपी, और इससे अगला आईपी जो बनेगा वो क्या बनेगा 90.255.255.255, ये हमारा बन जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी। देखो जी 90.255.255.254 ये हमारा लास्ट वैलिड आईपी है, यानी यहां तक हम होस्ट मशीन को आईपी असाइन करा सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे अगला आईपी क्या है हमारा 90.255.255.255, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी है, यानी नेटवर्क का लास्ट आईपी। ठीक है जी। IPv4 के अंदर कोई भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो तो याद रखना दो एड्रेस हमेशा रिजर्व रहते हैं, वो आप किसी मशीन को नहीं बताओगे, अगर बताओगे भी तो वो एरर दे देगा, मना कर देगा लेने से, एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। वो दो एड्रेस कौन से होते हैं, एक होता है नेटवर्क एड्रेस और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब क्या है, यहाँ पर नेटवर्क की बाउंड्री, जहां तक उस नेटवर्क की रेंज है, 90 के यूजर इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते, अगर इससे बाहर वो जाएंगे तो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है ना। तो किसी भी नेटवर्क का लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, फर्स्ट आईपी नेटवर्क आईपी होता है। ये दो आईपी हम किसी भी होस्ट मशीन को नहीं बताते। नेटवर्क आईपी से अगला आईपी फर्स्ट वैलिड आईपी होगा जो आप होस्ट मशीन को दे सकते हो, और ब्रॉडकास्ट आईपी से एक पहला आईपी आपका लास्ट वैलिड आईपी होता है, जहां तक आप होस्ट मशीन को आईपी असाइन करा सकते हो। क्लियर है? क्लियर सर। चलो अगला आईपी क्या बनेगा, अगर हम देखें तो इससे अगला आईपी क्या बनेगा 91 में आ जाएंगे फिर 0.0.0। 91.0.0 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये नेटवर्क हमारा चेंज हो गया, ये नेटवर्क आईडी चेंज कर दी हमने, तो यानी ये वाला आईपी नहीं बनेगा, लास्ट आईपी यही आएगा। 90 के नेटवर्क का लास्ट आईपी 90.255.255.255। क्लियर है ये चीज? सेम प्रोसेस इसमें टोटल कितने हो जाएंगे सर? हैं क्या 90 के नेटवर्क में कितने, 90 के नेटवर्क में कितने हो जाएंगे टोटल? हाँ 90 क्लास ए का है तो इसके अंदर टोटल होंगे 83 लाख। केवल 90 में सर? हैं क्या कह रहे हो? केवल 90 वाले में ही? हाँ 90 ना, ये पूरा ये फर्स्ट वैलिड से लास्ट वैलिड तक पूछ रहे हो ना आप? हाँ। क्लास ए का आप कोई सा भी एड्रेस यूज कर रहे हो, देखो क्लास ए के अंदर 1 से लेकर 126 तक ये आपका नेटवर्क रेंज है। अब इसके अंदर क्या है, पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क का है और 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के हैं, यानी पहले ऑक्टेट में सिर्फ नेटवर्क आईडी है आपकी, बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए हैं। तो 1 से लेकर 126 तक ये सबके लिए है, ये सबके अंदर इतने ही आईपी होंगे। अच्छा, हर के अंदर इतने आईपी होंगे? हाँ, अगर आप 8 बिट पे काम कर रहे हो तो, यानी सबनेट मास्क अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो 255.0.0.0, इसका मतलब 8 बिट, समझ गए? क्योंकि 1 से लेकर 126 तक जब भी आप आईपी यूज करोगे तो एक ही ऑक्टेट के अंदर अपनी आईडी रखोगे आप, तो 3 ऑक्टेट तो आपके लिए होस्ट के हैं ना। चाहे एड्रेस आप कोई सी भी क्लास का यूज कर रहे हो, सॉरी एड्रेस आप कोई सी भी यूज कर रहे हो, 1 से लेकर 126 तक कुछ भी कर रहे हो आप, इसके अंदर सबके अंदर 3 ऑक्टेट घूमेंगे इस तरीके से। मेरा क्वेश्चन दूसरा था सर। क्या? जैसे आपने बताया ना 90 की क्लास, 90 के रेंज में हमारा 83 लाख लमसम हो गया है ना। हाँ। फिर हम 91, ये दूसरा नेटवर्क हो जाएगा ना फिर 91 रेंज वाला ना? 91 अलग नेटवर्क है, अगर वो भी हमारा 8 बिट पे चल रहा है तो उसके अंदर भी उतनी ही आईपी होंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, मतलब 1 से लेकर एक कस्टमर 120, हाँ एक कस्टमर जो है 2 नेटवर्क ले सकता है ना, 90 और 91। हाँ, तो फिर उसके पास तो दो सम हो जाएगा उसके पास, अगर जितना भी 85 प्लस जितना भी होगा ना 90 में होंगे, 83 लाख उसमें होंगे।
ठीक है ना? ठीक है, क्लियर। यानी 1 से लेकर 126 तक जो भी आप एड्रेस को यूज करोगे, अगर वो उसमें आप सबनेट मास्क ये वाला लगा रहे हो 8 बिट वाला, तो इसका मतलब ये है कि हर नेटवर्क के अंदर इतने आईपी हैं आपके पास, ये जितने निकले हैं यहाँ पर। ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर। क्लास बी के अंदर कितने एड्रेस होंगे? अगर चलो क्लास बी का मैं एड्रेस ले लेता हूं कोई 128.0.0.0, चलो इसके भी एक फॉर्मेट कर लेते हैं। ये हमारा क्लास बी हो गया। क्लास बी का एड्रेस है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये पहला आईपी है, इसके अंदर होस्ट आईपी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? नेटवर्क आईपी हो गया। अब पहला आईपी क्या दोगे आप क्लाइंट को? 128.1। ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट वैलिड आईपी। फर्स्ट वैलिड आईपी। इसके बाद अगला आईपी क्या बनेगा आपका? 0.2। 0.2। एक कंडीशन ये आएगी 128.0.0.255, ये बनेगा। अब यहां पर अगला आईपी क्या आएगा? 0.1.0। 1.0, यही बनेगा ना? हाँ जी। अगला आईपी क्या बनेगा? 1.1। 1.1। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये आएगी 128.0.255.254। अगला आईपी क्या बनेगा? 128.0.255.255। अगला आईपी क्या बनेगा? नहीं जाएगा सर आगे। हाँ, 120 वेरी गुड। नेटवर्क आपकी रेंज यहीं तक जाएगी बस, क्योंकि ये जो दो नेटवर्क है, भले ही इसमें 0 है, दूसरे वाले में 128 के बाद 0 लगा हुआ है भले ही, लेकिन ये वाली 8 की 8 बिट ऑन है इसकी, यानी 16 बिट तो हमारी नेटवर्क की है ना, इन्हें तो हम छेड़ ही नहीं सकते। जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी, चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, हम इन्हें नहीं छेड़ सकते दोनों को। हाँ जी। हमारे पास 2 ही ऑक्टेट होते हैं क्लास बी के अंदर काम करने के लिए। तो ये वाला आईपी आपका क्या बन जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा लास्ट वैलिड आईपी। और ये क्या हो गया आपका? ब्रॉडकास्ट आईपी। तो इसमें अगर इसमें देखोगे आप, तो इसमें कितने आईपी हैं टोटल? क्योंकि इसके अंदर 2 ही ऑक्टेट घूमे हैं, तो 255 इंटू 255 कर दो, तो 65,000 समथिंग आईपी आ जाएंगे आपके। 500 और समथिंग आईपी आएंगे। कितने आएंगे? तो 255 इंटू 255 कर दो तो इजीली निकल जाएगा आपका। देखो आईपी निकालने के लिए आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, मोबाइल से कैलकुलेट कर लो। देखो 255 इंटू 255 तो 65,000 आईपी आ गए। देखो करो कैलकुलेट। $65,025 आईपी आ जाएंगे, है ना? और क्लास ए के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। हैं, क्या कह रहे हो? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 255। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 मशीनें अवेलेबल हैं। एक मशीन है आपकी विंडोज 7 ए के नाम से, और एक मशीन है आपकी विंडोज 7 बी के नाम से। ठीक है ना? तो आईपी एड्रेस कैसे असाइन करोगे आप किसी भी मशीन को? तो आईपी एड्रेस देने के लिए सपोज दैट मेरे पास ये जो नेटवर्क है 90 का, मैं इसी नेटवर्क के आईपी देना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने नेटवर्क बना रखा है ना 90 का, जो बनाया मैंने, इसी का आईपी दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है? तो विंडोज 7 ए मशीन पे जाएंगे हम, इसके लैन कार्ड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे लैन कार्ड पे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ये प्रैक्टिकल लिखना है आपको? नहीं, ये तो इतना तो सर आता ही है। ठीक है। तो चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाकर लैन कार्ड पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज,
IPv4 सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट जो हमारे लैन कार्ड का बिहेव रहता है वो ये रहता है ऑब्टेन, ऐसे रहेगा आपको ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, यानी डीएचसीपी से आईपी मांगेगा, वही डोरा प्रोसेस चलेगा अगर डीएचसीपी अवेलेबल है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टैटिक आईपी देना है, तो स्टैटिक के लिए यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस करेंगे और यहाँ पर आईपी दे देंगे 90.90.90.0.0.0। देखो सबनेट मास्क उठाया इसने 255, क्या ये वाला आईपी एक्सेप्ट करेगा? ओके किया हमने तो नहीं करेगा सर। हाँ देखो मना कर रहा है ये कि इसमें सबनेट आईडी तो है आपकी, यानी नेटवर्क आईडी तो है, बट आपका जो होस्ट आईडी है यानी होस्ट पोर्शन है वो आपका 0 है, यानी होस्ट, ये होस्ट वैलिड आईपी नहीं है। इसमें तो नेटवर्क आईपी लेने से मना कर दिया। अगर इसकी जगह मैं कर दूं 255 255 255, क्या ये वाला आईपी लेगा? नहीं लेगा, ये वाला भी नहीं लेगा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, लास्ट आईपी। हाँ। देखो इसमें ये कह रहा है कि 1 से स्टार्ट करो आप, 1 से लेकर मतलब वही 255 254 आपका लास्ट में आना चाहिए, लास्ट ऑक्टेट में वैलिड, लास्ट वैलिड तक आप दे सकते हो, मना कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहला आईपी यूज करता हूँ 90.0.0.1, ओके क्लोज। तो हमने विंडोज 7 ए जो मशीन है उसे हमने जो आईपी दिया 90.1 दिया। अब दूसरी मशीन पे जाते हैं विंडोज 7 बी पर, IPv4 सिलेक्ट, यहां पर आईपी दे देते हैं हम 90.255.255.254। वहां हमने पहला वैलिड दिया, यहाँ हमने लास्ट वैलिड, पहला आईपी यूज कर लिया और लास्ट वाला यूज कर लिया। बिल्कुल देखो सबनेट मास्क अपने आप उठा लेता है, टैब प्रेस करो बस की ऑटोमेटिक उठा लेगा। ओके ओके एक्सेप्ट कर लिया। अब हम करते हैं कनेक्टिविटी चेक। तो कनेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं हम? पिंग करके, पिंग करके। तो रन में जाते हैं हम और कमांड चलाते हैं पिंग 90.0.0.1। अगर हम खाली पिंग करते हैं तो देखो हमें रिस्पांस मिलता है TTL में 128। अगर हमें इसे रिस्पांस को कंटिन्यू, 4 पैकेट का रिस्पांस मिलता है हमें, अगर इसे हमें कंटिन्यू देखना है तो इसके बाद स्पेस दे के -T लगा देंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो आपको कैसे ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट मिल रहे हैं ये कौन बना रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल बना रहा है एक्नॉलेजमेंट? TCP, ये ICMP बना रहा है। अच्छा एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने का काम ICMP का होता है ना, हाँ ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अब इसमें आपको कैसे पता चल रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी ओके है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? रिप्लाई रिसीव हो रहा है ना सर, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है उसको। है क्या मिल रहा है? रिप्लाई नहीं, रिप्लाई में तो वो भी मिल सकता है ना, रिप्लाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। हाँ तो आप इसके ये जो वैल्यू आ रही है इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी कनेक्टिविटी ओके है? ये तो नहीं पता सर, ये तो हम तो समझते हैं TTL तू आ गया हो गया ओके हाँ नहीं, चल रहा है, TTL सही समझते हो आप। अगर आपको रिस्पांस TTL में मिल रहा है, अब TTL का मतलब ये नहीं है कि 128 ही होगा, TTL कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप होस्ट मशीन को ही पिंग करो। अगर आप राउटर को पिंग करते हो तो 255 की वैल्यू में रिस्पांस मिलता है, 255 254 64 63 16 32 इस तरीके से रिस्पांस भी मिलता है आपको राउटर के केस में। तो TTL वैल्यू कुछ भी आए, TTL का मतलब है टाइम टू लाइव वैल्यू, यानी कि आप जिस डेस्टिनेशन को कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो वो भी लाइव है, रनिंग में है। TTL की क्या फुल फॉर्म होती है? टाइम टू लाइव वैल्यू। तो TTL वैल्यू आपको कुछ भी मिले, TTL का मतलब होता है कि आपका डेस्टिनेशन लाइव है और आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ ओके है। ठीक है, आप बेसिकली TTL से ही पहचानते हो, ठीक है। हाँ जी।
इसके अलावा अगर कनेक्टिविटी में कोई एरर बन रहा है तो कौन कौन से एरर बनेंगे अगर कनेक्टिविटी में दिक्कत है? जरा एरर के नाम बताओ मुझे। एक तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, हाँ, और आरटीओ रेस्पॉन्स टाइम आउट करके, और मोस्टली 2 ही देखे मैंने। कनेक्टिविटी से एरर। हाँ, कनेक्टिविटी तो पहला एरर कौन सा है आपका? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। दूसरा एरर है आपका आरटीओ रिक्वेस्ट टाइम आउट। तीसरा एरर है आपका जनरल फेलियर। ये भी बनता है, कभी देखा ये वाला एरर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जनरल फेलियर एरर। हाँ। तो ये वाले एरर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मोस्टली जो आपको एरर मिलेगा या तो आरटीओ मिलता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये दोनों एरर उस केस में बनते हैं जब आपका पैकेट आपकी मशीन से बाहर निकलता है, यानी आपकी अपनी मशीन पे ड्रॉप नहीं हुआ, वो बाहर जाके ड्रॉप हुआ है। तो राउटर ने ड्रॉप किया है या फिर डेस्टिनेशन ने ड्रॉप किया है, या डेस्टिनेशन मिला ही नहीं उसे। ओके। जनरल फेलियर किस केस में होगा जनरेट? जब आपकी लोकल मशीन में कोई दिक्कत होगी, यानी आपका लैन कार्ड प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, या लैन कार्ड में कोई दिक्कत है आपके। यानी जनरल फेलियर का मतलब फिजिकली एरर होता है, आपकी अपनी मशीन का फिजिकल एरर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो, ये 3 एरर बनते हैं। अगर एरर बने, सपोज दैट हमारे पास आरटीओ आया या रिक्वेस्ट ये आया आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो कनेक्टिविटी कैसे ओके करोगे? ट्रबल शूटिंग बताओ जरा। कनेक्टिविटी एरर ट्रबल शूटिंग। अगर आपने पिंग किया और आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आया, तो आप क्या ट्रबल शूटिंग करोगे? हाँ जी, ट्रबल शूटिंग बताओ मुझे। मेन चीज तो ट्रबल शूटिंग ही है। नहीं पता सर, बताइए। तो हमको जैसे आरटीओ मिलता है तो उठा के आईपीटी में ना अपनी उसको वही आरटीओ मिल रहा है, वही देख, तो वो देख चेक करती है आईपीटी। कोई बात नहीं, अब आप करोगे, आप उन्हें फॉरवर्ड मत करना। देखो, कनेक्टिविटी एरर अगर बनेगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, होस्ट टू होस्ट के केस में, राउटर के केस में नहीं। राउटर के केस में तो दूसरे सिनेरियो होते हैं। अगर होस्ट के केस में सिनेरियो आ रहा है, ये एरर जनरेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करोगे, चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन network IP and their bits. It should be same. देखो जी, सबसे पहली ट्रबल शूटिंग आप क्या करोगे? सोर्स और डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईपी चेक करोगे कि दोनों का नेटवर्क आईपी सेम है या नहीं है। लैन नेटवर्क की बात कर रहा हूं ये ट्रबल शूटिंग की, वैन नेटवर्क की नहीं, क्योंकि वैन नेटवर्क में तो राउटर के एरर बनते हैं फिर। ठीक है ना? तो एक लैन नेटवर्क के अंदर जब कनेक्टिविटी चेक किया जाता है, अगर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, आरटीओ, तो उस केस में सबसे पहली ट्रबल शूटिंग आप ये करोगे कि डेस्टिनेशन का और अपना नेटवर्क आईडी मैच करोगे। नेटवर्क आईडी का मतलब कि मेरा 90 पे है तो उसका 90 पे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है उसने 91 डाल दिया। ठीक है। दूसरी चीज, अगर 90 पे है तो सबनेट मास्क क्या यूज कर रहा है, वो कितने बिट पे यूज, ऐसा तो नहीं है मैं 8 बिट पे चला रहा हूं और वो 10 बिट पे चला रहा है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। पहली ट्रबल शूटिंग आपकी ये है। दूसरी ट्रबल शूटिंग आपकी रहेगी
check the firewall. Check the firewall and antivirus. It should be turned off if error जनरेट. अगर एरर जनरेट हो रहा है तो पहली ट्रबल शूटिंग आपने करी, पहली ट्रबल शूटिंग में कोई इशू नहीं है, नेटवर्क भी सेम है और आपकी बिट्स भी ठीक है. दूसरी ट्रबल शूटिंग आप करोगे, फायरवॉल चेक करोगे कहीं उसका फायरवॉल फीचर ऑन तो नहीं है, विंडोज फायरवॉल अपना चेक करोगे कि हमारा विंडोज फायरवॉल ऑन तो नहीं है. अगर फायरवॉल ऑफ है, पहली बात तो फायरवॉल अगर वहां पर एंटीवायरस होगा तो एंटीवायरस क्या करता है, फायरवॉल को अडॉप्ट करके फायरवॉल को अपने हिसाब से मैनेज करता है. तो पहले आप एंटीवायरस को डिसेबल करोगे, क्योंकि एंटीवायरस भी आपके लैन कार्ड को सिक्योरिटी देता है, तो बाहर से आने वाले ट्रैफिक को रोकने लगता है वो. यानी वहां से हो सकता है रिस्पॉन्स आ रहा हो, लेकिन आपके लैन कार्ड पे जब वो एंटर हो रहा है अंदर, तो वो अंदर एंटर नहीं होने दे रहा है. ठीक है, तो एंटीवायरस को डिसेबल करोगे, फायरवॉल को टर्न ऑफ करोगे. अगर एरर जनरेट हो रहा है तो अगर फायरवॉल भी रनिंग में, एंटीवायरस भी रनिंग में और कनेक्टिविटी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मत छेड़ो. आप कब छेड़ोगे, जब एरर जनरेट होगा. तीसरी ट्रबल शूटिंग आप करोगे और एक बार कनेक्टिविटी बन जाएगी, वापस टर्न ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार कनेक्टिविटी बननी चाहिए बस. ये आपके लॉजिकल ट्रबल शूटिंग थी 2. अब आपकी फिजिकल ट्रबल शूटिंग आएगी. चेक दी फिजिकल connectivity, it should be proper. ये प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना. यानी आप फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करोगे, लास्ट वाला ऑप्शन आपका ये बचता है कि आपकी तो कनेक्टिविटी स्विच से प्रॉपर है, कि हो सकता है डेस्टिनेशन की कनेक्टिविटी में कोई फिजिकल एरर हो, जैसे कि कनेक्टर लूज हो गया स्विच के एंड से, या डेस्टिनेशन के एंड से उसका लैन कार्ड डिसेबल पड़ा है. यानी फिजिकल कनेक्टिविटी आप चेक करोगे, केबल चेक करोगे कि प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है. बस इतनी ट्रबल शूटिंग होती है, इसी के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कनेक्टिविटी का. लैन नेटवर्क के लिए, वैन नेटवर्क के कंसेप्ट में राउटर आ जाएंगे तो राउटर की ट्रबल शूटिंग अलग होती है फिर पूरी. ठीक है, क्लियर है ये चीज. हाँ जी. तो ये आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई और इसके साथ साथ आपका ट्रबल शूटिंग हो गई, कनेक्टिविटी एरर हो गए आपके, कौन कौन से होते हैं. अब बचता है आपका डेटा शेयरिंग वगैरह बचता है, वही जो मैंने बेसिक कहा था आपसे, है ना. बेसिक एक बार रिवीजन मारेंगे उसका फास्ट ट्रैक पे. हाँ, वो बता देना सर, वो जरूरी है क्योंकि वो नहीं मैं सारा बताऊंगा आपको. ठीक है. हाँ, वो यूज में आता है ना सर. टेंशन ना लो, आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा ही मिलेगा. ठीक है, तो फिर कल में करते हैं क्लास स्टार्ट.